नमस्कार साथियों, आप सभी का जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हम रीट भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में हम आज यूनिट 2 के अंतिम बिंदु बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध को पढ़ेंगे। तो आइए भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत का दुनिया के दूसरे देशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क रहा था। हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल और गुप्त काल, जो ये 4 अध्याय प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण हैं, इनमें भी हमने विदेशों से भारत के संबंधों की अलग अलग तथ्यों के माध्यम से चर्चा की थी। तो ऐसा नहीं है कि गुप्तोत्तर काल में जाकर ही सांस्कृतिक संबंधों की रूपरेखा बनाई गई। प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान से समृद्ध होने के कारण अपने पड़ोसी देशों में और अन्य देशों में संबंध बनाए रखता था। हर्षवर्धन के बाद दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के विस्तार के समय ईसा की 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी देशों के मुकाबले मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ भारत के ऐसे घनिष्ठ व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध थे, जिस कारण भारत को बृहत्तर भारत के रूप में जाना जाता था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन काल का वह क्षेत्र जहां भारतीय उपनिवेश बनाए गए, उन्हें हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे। बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के निम्नलिखित कारण थे। पहला है भौगोलिक कारण। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है और आसपास अन्य बहुत से छोटे छोटे देश हैं जिन पर आसानी से संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा सकता था। इसके अलावा आर्थिक कारण, जिसमें व्यापार वाणिज्य प्रधान कारण था। धार्मिक कारण, तो दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में चोल राजाओं ने हिंदू धर्म के प्रचारक भेजे और भारत से कई बौद्ध धर्म प्रचारक समय समय पर अन्य देशों में धर्म प्रचार के लिए गए। हम मौर्य काल में भी अशोक के पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा गया था। अगला महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक, जो कि किसी भी देश की सीमाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक मुख्य कारण माना जा सकता है। भारतीय संस्कृति के अन्य देशों में प्रसार को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मध्य एशिया में और दूसरा है दक्षिणी पूर्व एशिया में। तो पहला क्षेत्र हम पढ़ेंगे मध्य एशिया। इस प्रदेश के खोतान, कूचा, कारा शहर, तुर्फान, ये स्थल भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। पहला मध्य एशिया का स्थान पढ़ते हैं खोतान। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का खोतान बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। यहाँ पर महायान शाखा के अत्यधिक अनुयायी थे। महायान शाखा बौद्ध धर्म की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है। हमें याद है कि पहली शाखा हीनयान मानी गई। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने यहाँ जाकर हिंदू राज्य की स्थापना की थी। चीनी यात्री फाइयान, जो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आता है, इन्होंने भी खोतान में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में काफी वर्णन किया है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका नाम पेगोड़ा रखा गया। काफी महत्वपूर्ण बात है, पेगोड़ा खोतान में बने हुए बौद्ध स्तूपों को कहा गया है। और मध्य एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ खोतान का गोमती विहार मठ माना गया है। याद रखने योग्य बात है कि गोमती विहार मठ कहाँ पर है? मध्य एशिया के खोतान नामक स्थल पर। अगला मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है कूचा। संभवतया पुराणों में इसे कुशद्वीप कहा गया है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि पहले ही वीडियो में पुराणों की संख्या कितनी बताई गई थी? 18। तो भारतीय संस्कृति में पुराण कितने हैं? 18। गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी देने में जहां वायु पुराण का अत्यधिक महत्व है, वहीं पर मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने हेतु मत्स्य पुराण का अत्यधिक महत्व है। कूचा को वर्तमान में कुचार भी कहते हैं। लगभग संपूर्ण जनता बौद्ध धर्म का पालन करने वाली कूचा में निवास करती थी और यहाँ पर लगभग 1000 स्तूपों और विहारों का निर्माण किया गया था। आप सभी को भली भांति पता होगा कि स्तूप जहाँ बौद्ध धर्म के पूजा के केंद्र थे, वहीं विहार बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, साधु संत थे, उनकी रहने की जगह थी। कूचा में संस्कृत भाषा का प्रचलन, भारतीय ज्योतिष का प्रचलन, आयुर्वेद का और भारतीय कलाओं का प्रचलन था।
यहाँ पर शासकों के नाम भी कुछ भारतीय स्वरूप से दिखाई देते हैं, जैसे हरदेव, स्वर्गदेव इत्यादि। तो ये सभी बातें यहाँ पर बृहत्तर भारत की संकल्पना को पुष्ट करती है, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को पुष्ट करती है। अगला महत्वपूर्ण मध्य एशिया का शहर है कुरा शहर। यह कनिष्क के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। तुर्फान की अगर बात करें तो 5वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तुर्फान में किया गया था। यहाँ पर हुई खुदाई में बौद्ध विहार, स्तूप और मूर्तियों के अवशेष पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर इस्लाम के प्रवेश से सभ्यता और संस्कृति तेजी से लुप्त हो गई। अफगानिस्तान की बात करें तो हिंदू कुश का दक्षिणी प्रदेश जो कि अफगानिस्तान है, यह भारत का हिस्सा था और ये आर्यों की क्रीड़ा भूमि माना गया था। पार्थियन लोग इस प्रदेश को श्वेत भारत के नाम से पुकारते थे। ऋग्वैदिक काल में भारतीयों की बस्तियां यहाँ पर फैली हुई थी और मौर्य काल में भी यह भारतीय साम्राज्य का अंग था। बौद्ध धर्म यहाँ पर भली भांति फला फूला और हिंदू धर्म को भी यहाँ पर समुचित स्थान दिया गया था। अफगानिस्तान में ध्यान देने योग्य बात है कि हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग ने बामियान में बुद्ध की विशाल मूर्ति देखी थी जो कि बुद्ध मूर्तियों में सबसे लंबी मानी गई थी और इसी मूर्ति को 2001 में अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने धर्मांध नीति के तहत नष्ट कर दिया था। उल्लेखनीय बात है कि अफगानिस्तान की बामियान घाटी बौद्ध मठ को लेकर, बौद्ध धर्म को लेकर प्रसिद्ध थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हो चुका था। भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो प्राचीन संबंधों का उल्लेख हमें महाभारत में, मनुस्मृति में और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में देखने को मिलता है। ईसा की पहली शताब्दी से ही धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत का आदान प्रदान शुरू हो गया था। 65 ईसा में चीनी सम्राट मिंगती धर्मरत्न और मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ चीन ले गया था। काफी महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध धर्म में रुचि होने के कारण इन्होंने इन 2 साधुओं को अपने साथ चीन लेकर गए और वहां पर इन दोनों साधुओं से बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करवाते रहे। चीन से ही यह धर्म अर्थात बौद्ध धर्म कोरिया और जापान तक फैला। प्रसिद्ध विद्वान मोत्सू ने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस धर्म से श्रेष्ठतर घोषित किया है। उल्लेखनीय बात है कि कन्फ्यूशियस धर्म चीन का एक प्रमुख धर्म माना गया था। चीन का सिन वंश बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है। यहाँ ये बात हमें याद रखनी है। चीन में अजंता के गुहा चित्रों के समान तुल हुयांग में गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अजंता भारत में और वहां पर तुल हुयांग। चीन के पेगोडा भारतीय स्तूपों की नकल प्रतीत होते हैं। चीन के पेगोडा भारतीय स्तूपों की नकल प्रतीत होते हैं। यहाँ पर हम भारतीय गांधार कला का प्रभाव काफी देखते हैं। अनेक राजाओं ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया। जैसे चीनी शासक तांग के काल को चीन का बौद्ध काल कहते हैं। इसी के साथ 7वीं सदी को चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा गया। ये तथ्य यहाँ पर रिपीट हो गया। अगला महत्वपूर्ण देश है तिब्बत। तिब्बत के राजा सोसांग नेम्पो ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया और भारतीय लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी को उन्होंने अपनाया। तिब्बत जाने वाले भारतीय विद्वानों में दीपांकर प्रमुख बौद्ध विद्वान थे और यहाँ बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार सर्वाधिक हुआ। तिब्बती छात्र भारतीय विद्यालयों में आकर अध्ययन करने लग गए। श्रीलंका की बात करें तो हम भारत और श्रीलंका के संबंधों का सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकि रचित रामायण में देखते हैं, जहां पर राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसकी चर्चा हमने वीडियो के प्रारंभ में की थी। वहां के राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पाली भाषा को इन्होंने अपनाया और ब्राह्मी लिपि को अपने देश में अपनाया। ब्राह्मी लिपि को भी इन्होंने अपनाया। यहाँ के मंदिरों में भी भारतीय मंदिरों की तरह गर्भगृह, अंतराल और मंडप हमें देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण देश है बर्मा। बर्मा का वर्तमान नाम हमें म्यांमार मिलता है। प्रथम शताब्दी से भी पहले भारतीय संस्कृति का प्रसार यहाँ पर हो चुका था। यहाँ का कानून और विधान शास्त्र प्राचीन भारतीय स्मृति ग्रंथों पर आधारित हैं। बर्मा के लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास किया था। यहाँ के अराकान, तागोंग, त्रिक्षेत्र,
यातोन और पिगु में हिंदू जीवन शैली पर्याप्त रूप में विकसित थी। हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पर हमें स्मारक मिलते हैं और मान राज्य में हिंदू धर्म का यहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव माना गया है। पागन राज्य का राजा अनिरुद्ध था और इसी वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया था। बर्मा का जो आनंद मंदिर है वह भारतीय शिल्पकारों के द्वारा निर्मित माना गया है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बर्मा की भूमि सुवर्ण भूमि के नाम से सुविख्यात थी। दूसरा महत्वपूर्ण देश है दक्षिण पूर्व एशिया का कंबोज या कंबोडिया को पहले फुनान कहा जाता था। ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक भारतीय ने अपने राज्य की स्थापना की और वहां नागी जाति के सोगा नामक कन्या से विवाह करके वहां पर अपने पारिवारिक जीवन को प्रारंभ किया। इसी ने वहां के निवासियों को कपड़ा पहनना सिखाया। 9वीं शताब्दी में जयवर्मा के वंशजों के काल में कंबोडिया में भारतीय भाषा, संस्कृत, दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिष का प्रचार हुआ और इसी वंश के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगकोरवाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और यही मंदिर मेकांग नदी के किनारे स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। पिछली रीट भर्ती परीक्षाओं में भी इसे पूछा जा चुका है। जयवर्मा सप्तम ने अंगकोरथोम नामक एक और वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया और वहां के प्राचीन मंदिरों में शिव और विष्णु के मंदिर अत्यधिक हैं। अगला देश है चंपा। कंबोज के पूर्वी भाग में चंपा नामक राज्य था जिसका आधुनिक नाम वियतनाम है और इस प्राचीन चंपा या अंगदीप का आधुनिक नाम अन्नाम भी है। यहाँ का पहला राजा श्रृगार था जो कि हिंदू धर्म को मानने वाला था। भारत की भांति यहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह की पद्धति भी भारतीय देखने को मिलती है। जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने की प्रथा हमें मिलती है। सती प्रथा का प्रचलन राजकुलों में देखने को मिलता है। त्योहारों का जो स्वरूप था वो भारतीय था। राजभाषा संस्कृत थी और यहाँ पर शक संवत का प्रचलन था। उल्लेखनीय है कि शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा में किया गया था। शैव मत का सर्वाधिक प्रचार भद्रवर्मा ने माईसन में एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहां के मंदिरों में चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया गया था। चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का अर्थात है बेसर शैली का अनुगमन, बेसर शैली का प्रयोग। अगला महत्वपूर्ण देश है मलाया द्वीप समूह जिसे हम मलेशिया भी कहते हैं। यहाँ के राजाओं में गौतम, समुद्र, विजयवर्मन आदि भारतीयों के समान ही नाम देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बौद्ध स्तूपों का निर्माण देखने को मिलता है और यहाँ पर दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम का भी नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। बोरोबुदूर के विशाल मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंशी शासकों ने करवाया जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना गया है। यह काफी याद रखने योग्य तथ्य है कि जो जावा के बोरोबुदूर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था। स्याग थाई जाति के नाम पर वर्तमान में थाईलैंड कहते हैं। थाई जाति का प्रभाव 13वीं शताब्दी से पूर्व नहीं था। इसके पूर्व यहाँ पर भारतीयों का प्रभुत्व था। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का सर्वाधिक प्रचलन हमें श्याग में देखने को मिलता है और पाली भाषा का भी ये लोग काफी प्रयोग करते थे। जावा की अगर बात करें तो फाइयान के वर्णन के अनुसार 5वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ पर हिंदू धर्म फैल चुका था और ब्राह्मणों का बोलबाला अच्छा खासा था। शिव के उपासकों की संख्या भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है और भारत के समान जावा में अनेक हिंदू और बौद्ध मंदिर स्थित थे जिन्हें चंडिका कहा जाता था। जावा की मूर्तियों में विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए बताया गया है और शिव को त्रिशूलधारी बताया गया है। हिंदू राजवंशों का प्रभाव 15वीं सदी में कुबल खां के आक्रमण से पहले तक हमें मिलता है। सुमात्रा जिसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है, प्राचीन काल में यह द्वीप स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका प्रसिद्ध नगर श्रीविजय था। 4वीं से 7वीं शताब्दी तक यहाँ पर विजय वंश का शासन रहा और यह एक हिंदू राजवंश था। दक्षिणी भारत के राजवंशों में चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम का यहाँ पर प्रभुत्व माना गया। बाली इंडोनेशिया स्थित बाली में 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई और यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म प्रचलित थे। इस्लाम का कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए आज भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं।
अगले देश बोर्निया की बात करें तो जावा के उत्तर में यह स्थित था और इसका प्राचीन नाम वरुण द्वीप था। यहाँ स्थित कोम्बेंग की गुफा में 12 मूर्तियां मिली हैं और बोर्नियो में 400 ईसा के लगभग 4 शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। 4वीं शताब्दी में बोर्नियो अर्थात बकलपुर में भी हिंदुओं ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उस काल में मूलवर्मा यहाँ पर शासक था और वह प्राचीन भारतीय संस्कृति का भक्त था। लव देश, जिसे वर्तमान में लाओस कहते हैं, यहाँ के आदि देवता भद्रेश्वर माने गए हैं। कभी यहाँ शैव धर्म का भी व्यापक प्रभाव था। यहाँ का पहला राजा श्रुतवर्मन था। वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजयादशमी लव देश के लोकप्रिय त्योहार थे। शालिवाहन संवत का प्रचार भी यहाँ पर हुआ, जिसका प्रभाव आज भी है। इन सभी विवरणों से एक बात तो स्पष्ट है कि इस्लाम के उदय से पहले मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अधिक प्रचार प्रसार हो चुका था। यह बिंदु कक्षा 9 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से लिए जाने के कारण काफी लंबा और पेचीदा आपको प्रतीत हो सकता है। तथ्यों की कमी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ी जटिलता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जहां जहां हमने हाईलाइट किया है, जहां हमने जोर दिया है, अगर आप उन तथ्यों को जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में सहयोग देगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हमारी यूनिट 2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में भक्ति और सूफी आंदोलन के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।